नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान आप किसानों का अपना कार्यक्रम, जहां हम बात करते हैं गांव की किसानों की और साथ ही खेती किसानी पशुपालन से संबंधित ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं जिनका इस्तेमाल कर हमारे किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। आज के कार्यक्रम में खेती किसानी में सबसे पहले आपको बताएंगे कि कैसे महिलाओं को सहकारिता से जोड़ा जा रहा है। इसके बाद जानकारी होगी मछली पालन से जुड़ी हुई और अंत में मुलाकात करवाएंगे आपकी कामयाब किसान से जो कि मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं और उनका नाम है बलविन मालिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खेती किसानी से। महिलाएं हमेशा से ही कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं, लेकिन अगर उन्हें उचित प्रशिक्षण मिल जाए तो बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं और उनकी आय में भी वृद्धि हो सकती है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं IFFDC की तरफ से, ताकि महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा सके और ख़ास तौर पर उनके स्किल्स को डेवलप किया जा सके। इसके बारे में विस्तार से बात की हमारी संवाददाता राधिका चौधरी ने IFFDC के महाप्रबंधक से। देश के विकास में आत्मनिर्भरता की डोर हमेशा से कारगर रही है। इसीलिए सरकार हर संभव प्रयास कर युवा वर्ग की नहीं, महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी IFFDC ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। आज इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव लिमिटेड का दायरा बढ़ता जा रहा है। अभी तक 1800 स्वयं सहायता समूह बनाए जा चुके हैं, जिसमें करीब 20,000 सदस्य शामिल हैं और इनमें महिलाओं की भागीदारी 94% है। पिछले एक दशक में इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव लिमिटेड ने अपने क्षेत्रीय कार्यक्षेत्र का विस्तार किया है और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में निरंतर संचालन शुरू किया गया है। इस तरह से 19 राज्यों के 9,570 से अधिक गांवों में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। आगे की रणनीति पर हमारी संवाददाता ने बात की। आज हम आपको बताएंगे कि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम आगे बढ़ता हुआ 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है IFFDC की, और इसके लिए भारत की महिलाओं के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, भारत की युवाओं के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, उसको लेकर हमारे साथ IFFDC के MD SP सिंह साहब रहेंगे। उनसे बहुत सारे सवाल होंगे और आपके लिए बहुत सारी अहम जानकारी होगी। बहुत स्वागत। धन्यवाद मैडम। सबसे पहला सवाल आपका धन्यवाद के साथ कि आपकी संस्थान क्या कुछ कार्य कर रही है हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि IFFDC द्वारा अभी तक जो है करीब 1800 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा चुके हैं, स्वयं सहायता समूह, और जिसमें करीब 19 से 20 हज़ार इसमें मेंबर्स शामिल हैं, जिसमें से 94% जो हैं महिलाएं इसकी भागीदार हैं। और जो अभी हम बात करें तो जैसे आप देख रहे हैं NCOI हाट जो है, ये इसमें भी IFFDC द्वारा स्टॉल लगाई गई हैं, जिसमें कि हमारा देश भर में अलग अलग जगह में जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके द्वारा जो उनको लाइवलीहुड के लिए, आजीविका के लिए अलग अलग तरह का हमने उनका कौशल विकास करा है। और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं ये NCOI हाट में हम इसको लगा रहे हैं, ताकि शहरों में जो लोग हैं उनको ख़रीद कर इन लोगों का, जो महिलाएं हैं गांव की, उनको अच्छा से अच्छा उनको एक आय अर्जन का सहारा मिल सके। जी, इसी से जुड़ा एक सवाल रहेगा, महिलाओं को हम जागरूक कैसे करेंगे, खास तौर पर हमारे गांव में रहने वाली माताएं बहनों को? इसमें मैं बताना चाहूँगा हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसके थ्रू हम गांव-गांव तक, महिलाओं तक पहुंच रहे हैं। जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट्स हैं, CSR के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, IFFCO द्वारा भी हम बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और साथ साथ में हम जो है गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा कि उत्तराखंड में हमारा इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसके तहत हमने करीब 6,500 लोगों को ज्वाइन करा है, जिसमें से 90% से ज़्यादा जो हैं महिलाएं उसकी सदस्य हैं। इसके तहत हमने करीब 11 लाइवलीहुड कलेक्टिव्स बनाए हैं, जो कि एक कोऑपरेटिव का ही रूप है और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंडर में वो रजिस्टर्ड हैं। और उत्तराखंड में जो वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे पहले तो हमने उनको अच्छी खेती बाड़ी करना सिखाया, और जैसा बताया कि 90% से ज़्यादा महिलाएं इसकी सदस्य हैं इनकी। तो इसमें पहले जैसे हल्दी है, मिर्च है,
और अलग अलग तरह के ऐसे कृषि उत्पाद जो है उसको कैसी कृषि का जो उन्नत खेती करनी है उसको हमने उनको ट्रेनिंग दिलवाया था। और उसके बाद में हमने देखा है कि जो कृषि उत्पाद हैं ऐसे ही बेच देने से क्या है उनको ज़्यादा उचित दाम नहीं मिलता है, तो फर्दर उसका प्रोसेसिंग करके जो है हम उसको लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं एनसीओई हाट में, उनके हल्दी है, मिर्च है, ये मसाले हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं हमने दिल्ली हाट में या एनसीओई हाट जो है उसमें हमने इनको रखा है, ताकि जो शुद्ध जो मटेरियल है पहाड़ों में, जैसे उत्तराखंड के आप जानते हैं कि शुद्ध वातावरण में जो ये चीज़ें उगाई जा रही हैं, तो उनको अच्छा से अच्छा जो मटेरियल है जो जिसमें कोई भी तरह का मिलावट नहीं है वो हम शहर वालों को इस तरह से उपलब्ध करवा पा रहे हैं। और जो गांव की महिलाएं उनको भी एक उचित मूल्य उनका जो कृषि उत्पाद है उसका मिल पा रहा है। तो जाना आपने किस तरीके से खास तौर पर राजस्थान के महिलाओं को ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि हस्तशिल्प को और बेहतर तरीके से शहरों तक पहुंचाया जा सके और हमारे महिलाओं की आय में वृद्धि हो सके। साथ ही कृषि के क्षेत्र में भी उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की, जिसमें आज हम खास तौर से नजर डालेंगे मछली पालन पर। कहीं मत जाइएगा, बने रहें गाँव किसान के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए बात करते हैं हमारा पशुधन की। वो किसान या फिर मछली पालक जो कि मछली पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मछली पालन से जुड़े हुए किसानों और मछली पालकों के लिए खास बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है ताकि उन्हें अच्छा उत्पादन मिल सके। तो क्या है विशेषज्ञ की सलाह और कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना इस वक्त ज़रूरी है? आइए देखते हैं हमारा पशुधन में। बेहतर पोषण और सही विकास के लिए मछली लोकप्रिय आहार बनता जा रहा है, क्योंकि मछली से हमारे शरीर की प्रोटीन की जरूरत भी पूरी होती है। एक अनुमान के हिसाब से 100 ग्राम मछली में करीब 22% प्रोटीन पाया जाता है। इसीलिए हमारे देश में बड़े पैमाने पर मछली का उपयोग किया जाता है। यही वजह है कि भारत में मछली पालन व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों ही तरीकों से मछली पालन किया जाता है। कम लागत में इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए देसी प्रजातियों की मछलियां जैसे रोहू, कतला, मृगल को पाली जाती हैं, क्योंकि इन मछलियों का बीज कम कीमत में उपलब्ध हो जाता है। इसके साथ ही इन प्रजातियों की मछलियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं। इनके भोजन के प्रबंध पर अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है और ये बहुत आसानी से पाली जा सकती हैं। इनसे लाभ मिलता रहे और इनकी संख्या में इजाफा होता रहे, इसके लिए जरूरी है कि मछली पालक मौसम के हिसाब से गतिविधियां अपनाएं। बारिश के पानी के कारण तालाबों में आसपास का पानी मिल जाता है। ऐसे में पानी के भर जाने से पानी में घुले हुए ऑक्सीजन में कमी आ जाती है। पानी के स्तर बढ़ने के कारण पानी के अंदर थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन की संभावना बढ़ जाती है। मतलब नीचे का पानी ठंडा रहता है और धूप होते ही ऊपर का पानी गर्म हो जाता है। ऐसे में नीचे ऑक्सीजन कम हो जाती है। इस दौरान सतह के नीचे रहने वाली मछलियों की मौत होना शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसान सुबह जाकर तालाब में देखें कि मछली में क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं।
क्या सुबह के समय मछली ऊपर आकर सांस ले रही है? यदि ऐसा है तो तुरंत ही तालाब में मोटर चलाएं और पानी को तोड़ने का प्रयास करें। साथ ही अगर किसी भी तालाब में लगातार ऐसा हो रहा है तो रात में कम से कम 2 से 3 घंटे मोटर चलाएं। इससे पानी में ऑक्सीजन की कमी दूर हो जाएगी। इसके अलावा 7 या 10 दिन तालाब में चूने का प्रयोग करें। इससे तालाब में उत्पन्न हो रहे माइक्रोब्स की संख्या कम हो जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर तालाबों में मछलियों की मौत शुरू हो जाए तो तालाब में तुरंत 1 एकड़ के क्षेत्र में 15 किलोग्राम चूना घोलकर छिड़काव करें और 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से नमक डालें। इससे मछलियों की मौत होनी रुक जाएगी। वहीं इस मौसम में होने वाली बीमारियों की बात करें तो इस दौरान ऑक्सीजन की कमी और पानी के नीचे बन रहे गैस के कारण मछलियों की मौत हो जाती है। पेट में सूजन होने के कारण मछलियां मर जाती हैं। इसे ड्रॉप्सी भी कहा जाता है। बचाव के लिए चूने का इस्तेमाल प्रत्येक 15 दिन पर करना चाहिए। साथ ही अगस्त से लेकर ठंड के मौसम तक तालाब में जाल चलाते रहना चाहिए। इससे पानी में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि जो मछली पालक धूप नहीं निकलने पर मछलियों को चारा बिल्कुल कम दें या फिर नहीं भी दे सकते हैं। इससे ये फायदा होता है कि रात में जो ऑक्सीजन की कमी की समस्या आने वाली है वो नहीं होती है। तो ये थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि माह के अनुसार हमारे पशुपालकों को कौन सी खास बातें जिसका ध्यान रखना जरूरी है। सर्दी के मौसम में गाय और भैंस के ब्याने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अतः माता और बच्चों के लिए संतुलित आहार व मौसम संबंधित पर्याप्त आवास की व्यवस्था समय से कर ली जानी चाहिए। एफएमडी का टीकाकरण अगर नहीं करवाया है तो इसे अवश्य करवा लें और बीमारी फैलने पर पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन 1% से घाव को धोते रहना चाहिए। साथ ही नजदीकी पशु चिकित्सालय से सलाह जरूर लें। संभावित क्षेत्रों में एंथ्रेक्स का भी टीकाकरण करवा लेना बेहतर रहेगा। बकरियों और भेड़ों में भी इंटेरोटॉक्सिमिया का टीकाकरण करवा लेना चाहिए। बकरियों व भेड़ों में अगर पीपीआर का टीकाकरण नहीं करवाया है तो इसे भी अवश्य करवा लें। 25 ग्राम से 50 ग्राम गुड़ रोज दें। एचएस या बीक्यू की बीमारी से बचने के लिए टीका नहीं दिए गए पशुओं को टीकाकरण करवा लें। साथ ही पीड़ित पशु को पशु चिकित्सक की देखरेख में इलाज कराएं। रूटीन चक्रीय डिवार्मिंग पर ध्यान देना चाहिए। पशुओं को एसिडोसिस अफारा से बचाने के लिए संतुलित हरा चारा व दाना देना चाहिए। बच्चा देने वाली माता को संतुलित आहार व हल्का व्यायाम करवाते रहना चाहिए। इस माह तक भेड़ पालक अपनी भेड़ों से ऊन का संग्रह अवश्य कर लें। मुर्गियों के लिए सर्दी का माह सबसे अच्छा माना जाता है। अतः पर्याप्त आवश्यक टीकाकरण, आवास व आहार पर ध्यान देना चाहिए। पशुशाला को बाह्य परिजीवियों से बचाने के लिए स्प्रे या पेंटिंग एवं पशुओं के लिए डिपिंग या स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी गांव किसान जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे कामयाब किसान से। कहीं मत जाइएगा। देखते रहें गांव किसान। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ,
सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम गांव किसान। बढ़ते हैं आगे, अब नजर डालते हैं कामयाब किसान की कहानी पर। कामयाब किसान की कहानी में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं बलविम माले से, जिन्होंने मोटे अनाज की खेती को अपनाया। आमतौर पर हमारे किसान गेहूं धान की खेती करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ हटकर करने का प्रयास किया और इसमें लाभ भी देखा। जी हाँ, मोटे अनाज की बात करें तो आज के समय में इसे काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है। तो कैसे हमारे अन्य किसान भी हमारे इस कामयाब किसान से सीख ले सकते हैं, आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की कहानी। सही पोषण हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम ज्यादातर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि हमारी थाली में जो खाना परोसा गया है उसमें कितना पोषण छुपा है। कभी कभी हम इतनी जल्दी में होते हैं कि हमें सिर्फ पेट भरने से मतलब होता है। ऐसे में शरीर में कई तरह की व्याधियां आ जाती हैं और हम डॉक्टर्स के चक्कर लगाने लगते हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखकर एक शख्स ने समाधान निकाला, जिसे हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बलविम कदन्न से बने उत्पाद बनाते हैं। उनके उत्पादों में सबसे लोकप्रिय है रोटी, जो रेडी टू ईट है। इसके साथ उन्होंने चटनियां भी तैयार की हैं, जो स्वाद को 4 गुना बढ़ा देती हैं। वो बताते हैं कि पहले वो एक कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अपने अंदर छुपे एक व्यवसायी को सही रूप तब दिया जब उनके मन में खुद को बनाए उत्पाद बनाने का विचार आया। हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट जो हम बोलेंगे वो है रोटी, जो कि आप जो घर में बनाते हैं उसी प्रकार का रोटी है, बस इसको हम पैक करके बेच रहे हैं, जो कि 6 मंथ्स मतलब 6 महीने तक इसका वैलिडिटी रहता है। तो आप 6 महीने तक इसको रख के खा सकते हैं। और इसकी खासियत ये है कि इसमें कोई केमिकल या प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, डायरेक्टली सिर्फ ग्रेन से बना हुआ है और डायरेक्टली खा सकते हैं। इसको गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, या फिर पकाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे शुरू करने से पहले मेरे दिमाग में ये था कि आजकल जो हमारे भारत में डायबिटीज़ या लाइफस्टाइल डिसीज़ हम जिसे हम कहते हैं, वो उसका प्रमाण बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो बहुत ज़्यादातर हो रहा है और हैदराबाद उसका हब भी है। तो डायबिटीज़ डे के दिन प्रधानमंत्री जी के भाषण से प्रेरित हुआ था मैं, कि उन्होंने कहा था कि डायबिटिक फूड की तरफ चलिए और डायबिटिक फूड जितना हो सकता है उतना आप तैयार कीजिए। तो तब मैंने ठान लिया था कि प्रधानमंत्री जी के भाषण सुन के मैं ठान लिया था कि कुछ ना कुछ डायबिटीज़ के लिए करना है, क्योंकि हमारे खुद के घर में भी डायबिटीज़ है। तो उनके लिए डायबिटीज़ ही नहीं, बच्चे से बूढ़ों तक कोई भी ये रोटी खा सकते हैं। और इसमें बहुत सारे वेराइटीज़ है, जैसे कि जवार है, ये बाजरा है, ये रागी है, पीला जवारी है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और कॉर्न का रोटी है, आजकल के ट्रेंड कॉर्न खाने में बहुत ये इच्छुक है, तो उसके लिए कॉर्न का रोटी है। उसके साथ में अब आपको चटनीज़ भी मिलेंगी, जैसे कि ऐसे फल्ली का चटनी है, फिर अलसी के बीज का चटनी है। तो ऐसे 2-4 नमूने की चटनी है, जिसे आप जब भी बाहर जाओगे तो चटनी और रोटी साथ में लेके जा सकते हैं। और इसको पकाने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली खाना ही है, सिर्फ एक दही का पैकेट लेना है और खाना है। मैं एक कॉलेज में प्रिंसिपल था, मैंने वो जॉब छोड़ के इसको शुरू किया है मैंने। बिज़नेस में मेरी रुचि थी और हेल्दी फूड्स में ज़्यादा रुचि होने की वजह से वो छोड़ के मैं 6 साल पहले इस फील्ड में आया। और शुरुआत में जो है फंडिंग मुझे PMEGP स्कीम से मिला है, जो कि किसी भी उद्योजक को आपको शुरुआत में 10 लाख तक या 15 लाख तक का विदाउट कोलेटरल लोन मिलता है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम ऐसा नाम है उसका। तो उस स्कीम से हमें 10 लाख रुपए मिला था। फिर बाद में अभी जो है हमको 20 लाख रुपए ग्रांट मिला है। ये अपना IIMR है ना, रफ्तार स्कीम करके, RKVY रफ्तार स्कीम करके है, उसमें से 20 लाख रुपए मुझे ग्रांट मिला है। उसकी वजह से मैं पैकेजिंग और नया टेक्नोलॉजी डेवलप कर कंपनी में। तो टोटली मुझे गवर्नमेंट की तरफ से 30 लाख रुपए का बेनिफिट आज तक मिला है। वो बताते हैं कि इस व्यवसाय को शुरू करने और बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से काफी मदद मिली। शुरुआत में मिले 10 लाख के लोन ने बलविम की राह आसान कर दी। और वहीं मिलेट्स को लेकर बलविम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये हमारे पूर्वज जो करते थे
उसी को हमने लाया है। इतना ही है कि इसको थोड़ा सा क्लीन, नीट और थोड़ा प्रोसेस में बदल करके, इसका कोई टेक्नोलॉजी ऐसा वैसे मार्केट में है नहीं जहाँ से हम सीख के आ सकते हैं। ये हमारा घर का ही प्रोडक्ट है, हमारे नॉर्थ कर्नाटका में बहुत फेमस है ये। तो ये पहले से ही आता है, बस इसको क्या है थोड़ा सा और अच्छी तरीके से पेश कर रहे हैं और अच्छी तरीके से बना रहे हैं, जिसकी वजह से ये टिक रहा है। मिलेट्स सबसे बेहतरीन ग्रेन है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था जब मैं इसमें आने से पहले। मेरे घर में हालांकि हम खाते थे, लेकिन हमको इसके बारे में मालूम नहीं था। इंटरनेशनल ईयर 2023 में मुझे लगता है कि ये बहुत सारा लोगों को प्रेरणा भी मिलेगा इस क्षेत्र में आने के लिए, मतलब प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, और बहुत सारे लोगों को खाने के लिए भी प्रेरणा मिलेगा। तो जागरूकता इससे बढ़ेगी और हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स को एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा कि लोगों को मालूम होगा। अभी मैं 4 साल पहले मैं जब बोलता था ये मिलेट रोटी है, तो पूछते थे मिलेट क्या है पहले। रोटी ठीक है हमको मालूम है, मिलेट्स क्या है। अब आज भी आप यहाँ पे 100 लोगों को पूछोगे तो 100 में से 90 लोगों को नहीं मालूम होगा कि मिलेट्स क्या क्या होता है। हाँ, मिलेट्स मतलब जवारी, मिलेट्स मतलब बाजरा, कितने टाइप के मिलेट्स के, उसको खाया कैसा जाता है, कहाँ पे मिलता है, ये बहुत सारा जागरूकता लोगों में नहीं है। तो अब जब 2023 में हम इंटरनेशनल मिलेट्स डे मना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 50% 60% लोगों को मालूम हो जाएगा कि ये मिलेट्स क्या है और इससे क्या क्या बनता है, क्या मिलता है मार्केट में। अभी बहुत सारे लोगों को क्या मिलता है ये भी नहीं मालूम। अभी ऐसा हो गया है कि मिलेट्स का है बोल तो हाँ हेल्दी है इतना मालूम है, लेकिन ये कैसा बनाते हैं, कैसे खाते हैं, इसका क्या है, इसका नाम क्या है, कुछ भी नहीं। तो वो जागरूकता हो जाएगी। तो जाना आपने कि कैसे मोटे अनाज की खेती कर भी हमारे किसान अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की इस कहानी से आप भी ज़रूर प्रेरणा लेंगे। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आप ये हमारा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। बस करना आपको ये है कि डीडी किसान के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें और हमारे सभी कार्यक्रम YouTube चैनल पर देखें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।